नमस्कार साथियों, आप सबों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामा क्लासेस में। और आज हम 501 से आगे का क्वेश्चन जानने वाले हैं, जो कि सीडीपी का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर हम चले हैं। और उसी सीरीज के आगे जो क्वेश्चन है, चूँकि इससे पहले हम कुल 4 पार्ट में अपने 5 भाग में इसका 500 क्वेश्चन पूरा किए थे। तो जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही है, हम चाहेंगे कि अब लगभग 100 क्वेश्चन पर डे कर लिया जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। और अभी तक बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग एक भी बार नहीं देखें, तो अगर एक बार हम देख लें तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अगर इसे बार बार देखेंगे तो इससे संबंधित हम बहुत सारे क्वेश्चन को खुद भी डील कर सकते हैं। परीक्षा में अगर थोड़ी बहुत इधर उधर भी क्वेश्चन में आती है तो उसको हम लोग बना सकेंगे। तो उम्मीद है आप सबों को हमारा ये वीडियो पसंद आती होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही, आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं आकलन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी भी मदद हो जाए। और दूसरी चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ाते हुए आज का तो सीडीपी एमसीक्यू सीटेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारे आकलन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सीटेट के लिए अलग इम्पोर्टेंट और इसके लिए अलग इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो जब बार बार पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन 501 नंबर का क्वेश्चन, हावर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक खोज छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो कौन है बुद्धि के प्रकार? तो यहाँ पर देखिए, भाषा बुद्धि का प्रकार, सृजनात्मकता बुद्धि का प्रकार है, नहीं है, ये नहीं है। और यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा यमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो सही आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल से 16 साल तक की होती है। इसको हम लोग किशोरावस्था भी कह सकते हैं, लेकिन किशोरावस्था आप जान रहे हैं 18 साल तक माना जाता है, 19 साल तक भी कहीं कहीं माना जाता है। तो यहाँ पर 11 साल से 16 साल के बीच में। अगला प्रश्न, प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी हम प्रश्न को पढ़ लें, समझ लें, और ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में हम बार बार इधर उधर की बातें करते रहें। चलिए अगला प्रश्न में देखिए, एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने से बड़ों का झगड़ा करने लगता है। तो इसमें कुछ भी नहीं देखना है, ये देखना है 13 वर्ष। 13 वर्ष किस में आएगा? किशोरावस्था में आएगा। बाकी क्वेश्चन पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, दबाव को कम करने और परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कम अवधि में परीक्षाओं में अंतरण, यही सही है। कम अवधि का मतलब उससे हम बहुत कम समय में, एक एक महीना 2 महीने में परीक्षा लेते रहेंगे और उन सबों को जोड़कर एक फाइनल रिजल्ट देंगे। तो इसमें परीक्षा का जो दबाव है वह बहुत ही कम होगा। सही आंसर, कम अवधि में परीक्षाओं में अंतरण। अंतरण का मतलब बहुत कम अंतर होना चाहिए परीक्षाओं के, 2 परीक्षाओं के बीच में। अगला, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, क्या विश्वास है? शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए, ये नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। विवेचनात्मक, अगर हम विवेचना किसी से कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र का, तो उसका दृढ़ विश्वास क्या है? शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका मतलब है शिक्षक के पास पर्याप्त धन संपदा होना चाहिए? नहीं,
उनका अधिकारियों से उच्च स्तर का संपर्क होना चाहिए, यह भी नहीं। उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यही सी नंबर का राइट आंसर होगा। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका मतलब है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मतलब विद्यार्थियों के पास जो भी समस्याएं हो आती है उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ये सबसे बड़ी मायने रखेगा एक शिक्षक के लिए, साधन संपन्न होने के लिए। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? व्यक्तिगत, तो देखिए शिक्षार्थी स्टूडेंट जो हैं किसमें भिन्न होते हैं? तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न? विकास की दर में। मन का मानचित्र संबंधित है किससे? मन का क्रियाशीलता की अनुसंधान से। हमारे मन में जो क्रियाशीलता होती है वही अनुसंधान जो है मन का मानचित्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है कब? जब उनसे हम आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे तो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य विकसित होंगे। सामाजिक मूल्य विकसित कब होंगे? जब एक शिक्षक उनसे आदर्श रूप में व्यवहार करेंगे तो। चलिए अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि उनसे यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्योंकि विद्यालय में अगर बच्चा खेलेगा तो उनसे सहयोग की भावना, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना और शारीरिक संतुलन। शारीरिक संतुलन का मतलब यह भी होगा हम दूसरे के साथ किस प्रकार का बातचीत करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए भी वो सीखेगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालय के बालकों तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, चूँकि बच्चे जब खुद से करके देखेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा, और जब उनको ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा तो उनका रिजल्ट भी बेहतर होगा। तो समय के द्वारा किया गया अनुभव। अगला प्रश्न, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किससे आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। क्या आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि का मूल सिद्धांत खेल पद्धति मूल रूप से जो आधारित है। अब अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? कुछ छात्र अति मेधावी हैं तो हम उसे किस तरह से पढ़ाएंगे? तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। कैसे पढ़ाएंगे उसको? इस समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा हम उसे पढ़ाएंगे। अगला, आज का प्रश्न नंबर 14, टोटल 514वां प्रश्न, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए हम ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। दूसरा ऑप्शन में बी में दिया है, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। ये उपरोक्त दोनों या कोई नहीं, सी और डी में। तो ये दोनों सही आंसर है इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। प्याजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या है? तो प्याजे के अनुसार इसका सही कथन मूर्त संचालन प्रक्रिया है। किसी घटना और वस्तुओं के बारे में अगर बच्चा तर्क के रूप में सोच रहा है तो कहीं ना कहीं वह मूर्त संचालन प्रक्रिया के तहत है। किसके तहत है? मूर्त संचालन प्रक्रिया के तहत। अगला प्रश्न,
बच्चे के विकास को सिरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में सत्य कथन है। सिरस्त, देखिए बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। बच्चों का जो विकास होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ सिरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में सत्य है। क्या है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, सही आंसर। अगला प्रश्न, बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के लिए। आप जान रहे होंगे सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा और फिर उसका जो MDM है, ये दोनों मस्ट है। अगला प्रश्न, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत हो, जब विद्यार्थी फुर्सत हो, कुछ समय पश्चात, तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। सही आंसर होगा जब जिज्ञासा किया गया उसी समय, इसका मतलब तत्काल। चूँकि अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछा और उसका तुरंत सटीक आंसर आ गया तो बच्चों में और भी क्वेश्चन पूछने की भावना जगेगी, और अगर हम बाद में देंगे तो फिर गड़बड़ है। एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के मध्य में, तो वह है किस प्रकार का? सामान्य बुद्धि वाले बच्चे हैं। किस प्रकार के? सामान्य बुद्धि वाले बच्चे। 90 से 100 सामान्य। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। व्यापक का मतलब होता है शैक्षिक और शैक्षिक मूल्यांकन, ये दोनों होना चाहिए तब हो गया व्यापक, बाकी विषय का कोई मतलब नहीं इसमें। यहाँ देखिए शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए कैसा? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। तो आंसर होगा ये सभी, चूँकि तीनों होना चाहिए। और ये बार बार रिपीट वाले क्वेश्चन है, इसमें हम 3 स्टार लगा देते हैं। 3 स्टार लगा दे रहे हैं मतलब आप इसको ज़रूर से ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा बार देख के इसको हर हाल में याद कर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो रिपीटर क्वेश्चन है बहुत बार आता है, तो संभव है इसमें भी आ जाए। अगला प्रश्न, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किसके? प्रतियोगिता की भावना। इसको नहीं बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा क्या देना चाहिए? सहयोग की भावना, मतलब एक दूसरे का सहयोग करे, इस प्रकार की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। किसको? एक शिक्षक को। अगला प्रश्न, परामर्श का उद्देश्य। परामर्श का उद्देश्य बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों की कमियों का पता करना चाहिए, बच्चों को समायोजन में सहायता करना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों चीज़ सही है, इसलिए आंसर डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन से विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों का रुचि बनाए रखने के लिए वही हम जो ऐसे चयन करेंगे जिसमें बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए मौका मिलेगा। तो सही आंसर होगा डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, मतलब बच्चा खुद से काम करेगा, खुद से कुछ करेगा, खुद से जो है सो खेल खेलेगा, तो उनको ज़्यादा रुचि आएगी, और ये रुचि को बनाए रखने के लिए जरूरी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला प्रश्न, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है किससे? तो खेल विधि जो हमारी है वो आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मतलब विकास भी होगा, वृद्धि भी होगा। वृद्धि का मतलब उसके हाइट में वृद्धि, उसके शरीर में वृद्धि। विकास का मतलब उसका मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास भी होना है, वृद्धि भी होना है, मतलब वो पहले 5 kg था, बाद में 8 kg भी होगा, 10 kg भी होगा। तो ये दोनों मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। किस पर? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। परिवार एक साधन है। क्या है परिवार? तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, मतलब सबसे मेन जरूरी जो है अनौपचारिक शिक्षा, उसके लिए परिवार ही सबसे बड़ा साधन है। अगला, निम्न में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? देखिए बच्चा कौन है जो बुद्धिमान का लक्षण नहीं? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने में क्षमता है, तो बुद्धिमान बच्चे। वह जो प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता, यह भी बुद्धिमान बच्चा का। वह जो मूर्त रूप से सोचता है, यह भी बुद्धिमान है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, यह भी बुद्धिमान है। तो इसमें बी नंबर को अगर हम फिर से देखें, वह जो प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है, तो ये
बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। बच्चों की संज्ञानात्मक विकास मतलब उसके अंदर क्या हम बुद्धि कर सकते हैं, माइंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उसमें बच्चे का किस प्रकार से विकास हो रहा है उसको बेहतर तरीके से परिभाषित करने का मतलब समझने के लिए सबसे बढ़िया जो जगह है वो है विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। कक्षा पर्यावरण का मतलब वो अपने क्लास में किस प्रकार का बिहेव करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ वो कैसा बिहेव करते हैं, चिकोटे काट रहे हैं, फिर फटाफटी कर रहे हैं, दूसरे का कलम छीन के फेंक रहे हैं, ये सब चीज़ जो है सो ये सब चीज़ें सब कहाँ देखने को मिल सकते हैं? क्लासरूम में। हो सकता है बढ़िया अगर बच्चा है तो वो दूसरे का हेल्प भी करेंगे, जैसे किसी का पेन या पेंसिल ख़त्म हो गया फिर कहीं भूल गया तो वो अपना जो है सो कुछ पल के लिए दे देंगे कि आप इससे काम चला लीजिए। तो उस प्रकार का जो भी है संज्ञानात्मक, तो उसका हम लोग कहाँ पर देखेंगे? तो वो हो जाएगा कक्षा में, कक्षा पर्यावरण में। अगला प्रश्न, उपनयन संस्कार, ये देखिए संस्कार से संबंधित है, किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो वैदिक काल में। उपनयन संस्कार का मतलब बच्चा जब घर से दूर जाके आश्रम में पढ़ते थे, और ये शिक्षा कब होती थी? तो वैदिक काल में होती थी। कब होती थी? वैदिक काल में। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बाल विकास की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल। कब? 11 से 15 साल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जड़ बुद्धि वाले बच्चे का IQ कितना होना चाहिए? तो 71 से अगर कम है तो उसको बोलेंगे जड़ बुद्धि या मंद बुद्धि। ठीक, जड़ बुद्धि या मंद बुद्धि। कब? जब किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 71 से कम है। अगला प्रश्न, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? व्यवहार का अध्ययन करना। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो 5 वर्ष की आयु में। 5 वर्ष की आयु वाले बच्चे जो है सो क्या पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षर को। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसमें 3 स्टार वाले ही क्वेश्चन इसमें डालें जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ देखिए क्या है, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 साल, वास्तविक आयु 4 साल, तो बच्चे का IQ देखिए 5 को ऊपर लिखेंगे, 4 को नीचे लिखेंगे और गुना 100 से कर देंगे। ये 25, अभी 25 को ये 5 से गुना करेंगे तो 125 आ जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। किसके कारण? सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। क्या होता है? बाल विकास होता है, बच्चों का विकास होता है वो सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। ये कथन किसका? वाइगोत्स्की का है, पूछा जा सकता है इसको। अगला प्रश्न, सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो बच्चे और वयस्क कहाँ से सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं। और अगर ये तीनों से सीख रहे हैं तो सही आंसर होगा इन सभी से। सही आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी से, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, किस में होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा में द्वारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित और मौखिक। तो बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, और उसी तरीके से बच्चों का मूल्यांकन होना भी चाहिए। अगला प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो है वो जन्म से 2 वर्ष के लिए, संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष के लिए, और उसी को हम लोग शैशवावस्था भी कहते हैं। संवेदी क्रियात्मक अवस्था मतलब शैशवावस्था। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। ये क्वेश्चन पहले भी कर लिए, इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं।
स्नायुमंडल क्या है? शारीरिक विकास का क्षेत्र, शारीरिक विकास का क्षेत्र। यहाँ पर हम देखेंगे चूंकि स्मृति ये तो नहीं होगा, उसके बाद जो है सभी प्रेरणा ये भी नहीं होगा, समायोजन भी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या है? स्नायुमंडल। अगला प्रश्न, तनाव और क्रोध की अवस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था। बहुत ही बार इसको हम लोग पूरा किए हुए हैं और उम्मीद है ये इम्पोर्टेंट है, आ भी सकते हैं। बाल्यावस्था तो 12 साल तक। बाल्यावस्था कब तक? 12 साल तक। अगला प्रश्न, डेक्यूडल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है? मैकडूगल गलती हो गई हमें से। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से है? तो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किससे? आश्चर्य से है। किससे? आश्चर्य से। आगे बढ़ते हुए देखते हैं आगे के प्रश्न को। तो ये फिर से देख लेते हैं 543 नंबर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किससे है? आश्चर्य से। मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध का मतलब समझे? मूल प्रवृत्ति मतलब जिज्ञासा जो आएगा किससे आएगा? भय से नहीं आएगा, घृणा से नहीं आएगा, भूख से नहीं आएगा, आश्चर्य से आएगा। आप लोग देखते हैं जब कोई जादूगर आता है तो सबसे पहले वो आश्चर्यजनक वाली चीज़ें दिखाता है ताकि लोग जिज्ञासा में बने रहे कि वो अंत में क्या दिखाने वाले हैं, और बस वही जिज्ञासा के कारण हम लोग उसमें लगे रहते हैं। तो बच्चों में भी वही आश्चर्यजनक वाली बातें होनी चाहिए ताकि वो जिज्ञासा से भरे रहे। अगला प्रश्न, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द का। बच्चा जब 2 साल का होगा तो उस समय तक उसके पास जो वर्ड पावर होता है वो कम से कम 100 शब्दों का होता है। कितने शब्दों का? 100 शब्दों का। अगला प्रश्न, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते? तो उत्तर बाल्यावस्था इसका मतलब है वो 7 से 12 साल के बच्चे हैं। कितना साल? 7 से 12 साल के बच्चे हैं तो वह द्रव्यमान को भी समझ लेगा, संख्या को भी समझ लेगा और क्षेत्र को भी समझ लेगा। इसका मतलब 7 से 12 साल के अगर कोई बच्चे हैं और उससे अगर हम पूछें कौन भारी है कौन हल्का है तो वो आसानी से समझेंगे। कौन कम है कौन ज़्यादा है वह भी समझ लेगा और क्षेत्र के बारे में भी समझेगा, नज़दीक दूर, बड़े घेरा वाले छोटे घेरा वाले। अगला प्रश्न, विकास का अर्थ। तो परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। ये ऑप्शन अलग अलग थोड़ी सी फल, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप और अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप। अगला ऑप्शन में है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। तो यही सही आंसर होगा। विकास का मतलब है परिपक्वता और अनुभव। विकास, परिपक्वता और अनुभव, और उसी के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को हम लोग विकास कहेंगे। अगला प्रश्न, बालकों की सोच या मूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्यक्षों से होती है। तो 7 से 12 साल की उम्र में। कब? 7 से 12 साल की उम्र में, और इसको हम लोग कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था। कौन अवस्था? उत्तर बाल्यावस्था। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी देखें, विद्यालय और कक्षा में। कहाँ पर? विद्यालय और कक्षा में। अगला प्रश्न, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करने लगता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कौन? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह 12 साल से 16 साल के बीच में होती है। कब? 12 साल से 16 साल के बीच में होती मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए?
तो धैर्य और दृढ़ता। ठीक, प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो देखिए वो आप अगर उसको कुछ सिखाएं वो तुरंत सीखा नहीं, तो वहां पर आपको धैर्य रखना चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किया। किसने? तो पियाजे ने। पियाजे ने कितना? 4। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें सभी क्षेत्रों का, संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन, ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन और सतत और व्यापक क्षेत्र में मूल्यांकन होता है, इसलिए उपरोक्त सभी सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो क्या ने? निर्माण संबंधी क्रियाएं बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में महत्वपूर्ण नहीं है। तो कौन नहीं है? निर्माण संबंधी क्रियाएं। अगला, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। संश्लेषण प्रमेय सिद्ध करना। संश्लेषण का उदाहरण है प्रमेय सिद्ध करना। इसका मतलब जो चीज़ें किताब में बताई गई है उसको करके देखना। अगला प्रश्न, बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम किससे? वंशानुक्रम से, वातावरण से। देखिए ये तो बार बार फिर से वही क्वेश्चन। चलिए इम्पोर्टेंट है, फिर से 3 स्टार हम लगा दिए इसमें। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसे के अभिभावक को सूचित करेंगे। पहला ये नहीं, पहले उससे पहले क्या दंड देंगे? नहीं, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। देर से क्यों आया बच्चा, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, और जब तक कारण नहीं जानेंगे तो दंड देने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न, विद्यार्थी में यह वांछित व्यवहार को परिवर्तन करने का सबसे प्रभावी पद्धति है। तो यह वांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। सही आंसर, या वांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना। इसका मतलब बच्चा में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण वह यह वांछित व्यवहार कर रहा है, उसको पहले खोजेंगे और फिर उसके बाद उसके उपचार का प्रबंधन करेंगे। कैसे उसका उपचार किया जाए, कैसे बच्चा सुधरेगा। अगला प्रश्न, किस विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ जो होगा वो होगा आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता, अगर बच्चों में आज्ञाकारी गुण है तो वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी है। अगला, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक संभव है। क्या संभव है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई 12 साल के बच्चों में ये नहीं होगी। वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति ये भी नहीं होगी। यह और यहाँ उसकी रुचियों को सीमित करना यह भी नहीं होगा। सबसे अच्छा जो है समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैनी, मतलब अगर वो कोई भी काम करना चाह रहा है तो समकक्ष अपने क्लास के छात्रों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में उसका विचार विमर्श करेगा और उसको अनुमोदित करवाएगा। अनुमोदित मतलब सबों से आज्ञा लेगा, वो सबका साथ चाहेगा। अगला प्रश्न, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। क्या करना होगा? श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। इसका मतलब हमें विद्यालय में अगर बच्चों से कोई काम करवाते हैं, श्रम की स्फूर्ति उसमें ताजगी कैसे आएगी, इसके लिए हमको विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो अवसर हम क्या देंगे? जैसे विद्यालय के अंदर अगर कंपाउंड है तो हम उनसे कुछ पौधा या पेड़ लगवा सकते हैं। उन पेड़ के देखरेख के बारे में बच्चों को कह सकते हैं। एक छोटा सा हम लोग फूलों की क्यारी बना सकते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल लगे हैं और उसका देखरेख करने का जिम्मा भी बच्चों को दे सकते हैं। साफ सफाई जो कि उचित तरीके से हो तो उनका जिम्मा, और उस प्रकार के श्रम करने का अवसर बच्चों को देना पड़ेगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान आवश्यक है
क्यों ज्ञान आवश्यक है? क्योंकि उससे क्या होता है, सो देखिए, उससे बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। कौन? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। मतलब ये सब चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, CDP, आखिर क्यों CDP पढ़ना चाहिए? तो CDP इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की मदद करता है। अगर ये हम CDP पहले से कंप्लीट रखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, इसके मनोविज्ञान को जानेंगे तो हम आसानी से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। अगला प्रश्न, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ का होनी चाहिए अच्छी जानकारी? तो बाल मनोविज्ञान का भी होना चाहिए। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत होनी चाहिए। और ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो कि दिया है उपरोक्त सभी की, तो उपरोक्त सभी की, उपरोक्त सभी का मतलब विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक में अच्छी जानकारी क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में उपरोक्त जो भी है सभी। अगला प्रश्न, मनोचित्रण का संदर्भ है। मन के कार्य का अन्वेषण मनोचित्रण। फिर से, मन के कार्य का अन्वेषण मनोचित्रण। तो मनोचित्रण का संदर्भ मन के कार्य का अन्वेषण। अगला प्रश्न, विकास शुरू होता है। विकास कहाँ से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और बार बार अगर रिपीट हो रहे हैं तो ये बहुत है। अब इसके लिए विकास कब से कब तक चलता है? तो विकास माँ के गर्भ से लेकर जब तक कब्र में नहीं चल जाता है कोई भी आदमी, तब तक चलता है। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों की पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती। तो इसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि में वे पशुओं को पहचानेंगे, खनिजों को पहचानेंगे, जिससे लोहा, एल्युमिनियम ये सब बच्चा पहचान लेता है। पेड़ पौधों को पहचानेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक बुद्धि। अगला प्रश्न, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ये सब किसके लिए है? तो शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध करवाना। अगर कोई विज्ञान का कला प्रदर्शन लगा रहा है, संगीत करवा रहा है, नृत्य करवा रहा है, विद्यालय पत्रिका निकाल रहा है, तो ये सब से क्या होगा? बच्चों में सृजनात्मकता का जो मार्ग है वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला प्रश्न, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया नैतिक तर्कना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? नैतिक तर्कना। नैतिक चीज़ है तो सही और गलत के बारे में वो सोचेगा। तो सही आंसर होगा बी नंबर, नैतिक तर्कना। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, देखिए क्या लिखा है। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने की सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें है? तो ये सामाजिकरण में सहायता है। किसमें? सामाजिकरण में। कब? जब बच्चों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करेंगे तो उसके अंदर से अपने जाति समाज के बारे में जो सोच है वो खत्म होगी, और उससे सामाजिकरण को बढ़ावा मिलेगा, सहायता मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आनुवांशिकता संबंधी कारक, तो यहाँ देखिए, पहले देख लेते हैं ऑप्शन। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, ये आनुवांशिक नहीं है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, यह भी नहीं। चिंतन पैटर्न, यह भी नहीं। तो ये आँखों का जो रंग है वो आनुवांशिकता संबंधी कारक है। कैसा आनुवांशिकता संबंधी कारक? संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रंजना सीखने में देर लगाती है। तो संजना बहुत जल्दी सीख लेता है, रंजना सीखने में देर लगाती है, ज़्यादा समय लेती है।
यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये व्यक्तित्व भिन्नता। व्यक्तित्व भिन्नता का मतलब अलग अलग व्यक्तियों में सीखने की जो समय पीरियड होता है, सीखने के जो तरीके होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बेचती है क्या? तो ये एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? बेचती नहीं, बचती है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। एक अच्छी अगर किताब है, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें लैंगिक पूर्वाग्रह की बातें, उससे बचनी चाहिए किताब को। अगला, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण। पूर्व संक्रियात्मक चरण। अगला प्रश्न, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले गुण अनुवांशिकता। माता पिता से वंशजों मतलब आने वाले बच्चों में जो आता है गुण वो अनुवांशिकता कहलाता है। अगला प्रश्न, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो स्पीयरमन का द्विखंड सिद्धांत ये दिखाता है बुद्धि के जी और यस के बारे में। किसके बारे में? बुद्धि के जी और एस के बारे में। अगला प्रश्न, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित ही किसमें है? तो विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित है। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि वह गुण सकारात्मक कहलाता है, किसके कारण? परिवेश का प्रभाव के कारण। किसके कारण? परिवेश के प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा यह सतत चर का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा यह सतत चर का उदाहरण नहीं है? सही आंसर होगा आयु। आयु जो है यह सतत चर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, कक्षा नाटक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन के प्रकार अनुदेश समय सीखने के विकास में किया जाता है और इसको कहलाता है ये कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। ये क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन। अगला प्रश्न, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो समायोजन शिक्षा में विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, यह भी सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, यह भी होनी चाहिए। विशेष व सामान्य बच्चों को साथ में पढ़ने की सुविधा देना, यह भी होनी चाहिए। तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो लंबवत न होकर वृत्ताकार होते हैं, ये है। विकास क्रमबद्ध होता है, यह भी है। विकास निरंतर होता है, यह भी। लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं। मशीनी प्रक्रिया का मतलब हम जैसा चाहे वैसा विकास कर लिए, वैसा नहीं होगा। अगला प्रश्न, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पर्यावरण भी, स्वास्थ्य भी, आहार भी। आहार का मतलब होगा भोजन। आहार का मतलब क्या होगा? भोजन। तो ये सब जरूरी है। तो सही आंसर ये सभी। किसी भी बालक के मानसिक रूप से यह स्वस्थ होने का कारण है। मानसिक रूप से यह स्वस्थ का मतलब क्या है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण और पड़ोस का वातावरण, ये सब चीज़ों के कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ है। परिवार में अगर हमेशा झगड़ा वगड़ा हो रहा है तो बच्चों के मन में भी टेंशन होती है। कक्षा का वातावरण, मान लो सभी बच्चे जो है सो खेल रहे हैं और एक बच्चा अगर चाहेगा हम पढ़ें तो वह भी नहीं हो पाएगी। पास पड़ोस का आवरण, अगर उसके उम्र के सभी बच्चे शराब पीना सीख गए या फिर किसी भी प्रकार का अलग प्रकार का है अस्वस्थ है तो वह भी कहीं ना कहीं मानसिक अस्वस्थ हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? तो कौन सी संस्था, यहाँ में किसी बाहरी संस्था से नहीं लेना, सामाजिक परंपरा है तो परिवार है। कौन है? परिवार। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, परिवार। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रिया के स्तर किस अवधि में होता है? पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रिया तो ये 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है।
कब होता है? 7 से 11 वर्ष के बीच में। अगला प्रश्न, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए कब? कभी कभी, कभी नहीं, नियमित या जब छात्र के। सही आंसर होगा नियमित। शिक्षक को गृह कार्य नियमित रूप से चेक करना चाहिए, तो पता चलेगा कौन से बच्चे घर में पढ़ रहे हैं और कौन सा बच्चा घर में। ये अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? सामाजिकरण की जांच में। मतलब बच्चों में सामाजिकरण का गुण क्या है, नहीं है, तो उसको हम लोग जो जांचेंगे वो है समाज मिति तकनीक। कौन तकनीक? समाज मिति तकनीक। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय खाली जगह के सही अनुपात में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? पिछले कक्षा के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्यचर्या के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, या प्रश्न की कठिनाई के स्तर पर। सही आंसर होगा प्रश्न की कठिनाई के स्तर पर हम बच्चों को समय भी देंगे। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन 10 नंबर का दे दिए और टाइम 2 मिनट दे दिए। 2 मिनट हम ऑब्जेक्टिव के लिए देंगे, 1 मिनट हम ऑब्जेक्टिव के लिए देंगे, लेकिन जिस प्रकार का प्रश्न है उसी प्रकार का हमें उसको समय भी देना होगा। अगला प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द क्या है? तो व्यापक शब्द और एक निम्नलिखित में किनके द्वारा समर्थित किया जाता है? सही आंसर होगा J.P. गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना के सिद्धांत पर। मतलब बच्चा कोई ऐसा नहीं कि पढ़ने में भले कमजोर है लेकिन बाकी चीज़ों में वो आगे हो सकते हैं, और बाकी चीज़ में अगर आगे तो हम उसको नहीं कह सकते हैं बच्चा का विकास नहीं हो रहा है, बच्चे का गुण इसमें कुछ भी नहीं। तो उसी का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये किसके द्वारा समर्थित है? तो J.P. गिलफोर्ड। J.P. गिलफोर्ड। अगला प्रश्न, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? तो है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। मतलब उसके बुद्धि लब्धांक में संस्कृति की कोई भी चीज़ें नहीं आएगी, तो उसको हम लोग कहेंगे रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। अगला प्रश्न, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक, या फिर पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो सही आंसर होगा पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। अगला, बुद्धि लब्धांक IQ जो है विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनके स्वगरिमा खाली जगह है और उनके शैक्षिक निष्पादन खाली जगह है। तो देखिए अगर हम उसका वर्गीकरण करेंगे विभिन्न समूहों में तो उससे उनका जो स्वगरिमा है वो घटेगा। क्या होगा? घटेगा, तो घटाता है, और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न को देखते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास में निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो सही आंसर होगा विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। कैसे होता है विकास? सापेक्ष रूप से क्रमिक। 93 नंबर का प्रश्न जो आज का है देखते हैं इसमें। तो 93 नंबर के प्रश्न में क्या लिखा है उसको देखिए। निम्नलिखित में कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो बहुबुद्धि के प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। दूसरा, बहुबुद्धि के छात्रों को अपने रुझान को खोजने में उपलब्ध करता है। तीसरा, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देता है। चौथा, अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। बहुबुद्धि की प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से विद्यमान रहती, बुद्धि में विद्यमान रहती है। अगला प्रश्न, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता।
क्या कहते हैं, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। इसका सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं। इसका मतलब समाज में किस प्रकार की भूमिका, जैसे छोटे बच्चे जब जन्म लेता है तो हम उसको गुड्डे गुड़ियों का खेल करने के लिए छोटा खिलौना देते हैं। वही अगर बच्चे लड़के जन्म लेते हैं तो उसको हम लोग मोटर कार सब देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक भूमिका के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं हैं, और वह किसके कारण, जेंडर भूमिका की रूढ़िबद्धता के कारण होते हैं। अंतरपरक अनुदेशन है। अंतरपरक अनुदेशन क्या है, तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण में विविध रूप से प्रयोग करना, ये है अंतःकरण की आवश्यकता, अंतरपरक की आवश्यकता। अगला प्रश्न, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान गलतियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अगर गलती कर रहा है तो ये तो करना ही चाहिए। दूसरा, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए। ये नहीं होगा, क्योंकि हम अभी समस्या लाएँ उसका समाधान खोजेंगे, और अगर हम अभी छोड़ देंगे तो फिर बाद में वो क्यों खोजेगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। अगला, गलती करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। प्राचार्य को अपने काम से फुर्सत नहीं तो ये बच्चे की देखभाल कब करेंगे, ये गलत है। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। ये नहीं होगा, चूँकि अभी बाल आधारित शिक्षा। तो सही आंसर जो आ रहा है वो है अनुदेशन कार्य, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, और यही ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्लूम की टैक्सोनॉमी खाली जगह की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो टैक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था कौन है, ब्लूम। कौन, ब्लूम। अगला प्रश्न 598 नंबर का प्रश्न है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी संकेत तत्व करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित हैं। तो हम उम्र साथियों के साथ मधुर विकास करके, और यही इसका सही आंसर नहीं होगा। चुनौतीपूर्ण कार्य को ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़पूर्वक करते रहना, यह भी नहीं होगा। क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, यह भी नहीं होगा। सही आंसर तो ये डी वाला हो जाएगा, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा पति द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, उसको कहेंगे हम लोग स्टेनबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। स्टेनबर्ग के बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत किसको कहेंगे, सो फिर से देख लीजिए। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और पति, यहाँ पति दिया लेकिन कुछ और होगा, पति द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, उसको हम लोग कहेंगे स्टेनबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। आज का अंतिम प्रश्न, उम्मीद है आप सबों को वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कल का जो वीडियो था वो बहुत अच्छा जो है रहा, और पहली बार इतनी ज़्यादा व्यूज़ मिली। चूँकि नए नए चैनल हैं, हम बहुत ज़्यादा इसमें कुछ काम किए नहीं पहले, बस थोड़ी बहुत वीडियो डाले हुए थे, लेकिन कल का जो वीडियो रहा वो अच्छा परफॉर्म किया। उम्मीद है आगे भी उसी प्रकार का होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगला प्रश्न, उसके बाद आज का क्लास ख़त्म। तो अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो इसका सही आंसर होगा विश्वसनीयता। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद,